हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग न्यू नेटल रिसस्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हमें एनआर यानी कि न्यू नेटल रिसस्टिट्यूशन करना पड़ता है, क्या क्या इनके स्टेप्स है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दिए जाते हैं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एक बार एनालाइज ज़रूर करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके लिए नॉलेजफुल होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनेटल रिसस्टिट्यूशन की डेफिनेशन की। तो सपोर्ट एंड सेव द लाइफ ऑफ ए न्यू बॉर्न हु इज़ फेसिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टीज और अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है, कोई भी ऐसे हमारे न्यू बॉर्न बेबी जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या कोई अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, बेबी के जीवन को सेव करना है और उसको सपोर्ट करना है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, न्यूनेटल रिसस्टिट्यूशन कहते हैं। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमें न्यू नेटल रिसस्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो सबसे पहला क्या हमारा एंटीपार्टम फैक्टर्स है। चलिए एंटीपार्टम फैक्टर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एंटीपार्टम क्या होता है। तो याद रखिएगा, डिलीवरी से पहले का जो भी समय होता है, जो भी प्रेगनेंसी का टोटल टाइम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीपार्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला हमारा है मैटरनल इलनेस है। ठीक, दूसरा क्या हमारा मैटरनल ड्रग एब्यूज़। अगर हमारी माँ जो है सेवन करती है अल्कोहल का, टोबैको का या कोई दूसरे ड्रग्स या ड्रग थेरेपी ले रही हो लिथियम का, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है हमें बेबी का न्यूनेटल रिसस्टिट्यूशन करना पड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्या हमारा एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेगनेंसी के एबनॉर्मल कंडीशन है, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया, जिसको शॉर्ट में लोग PIH कहते हैं। ठीक, अगला क्या हमारा एंटीपार्टम हीमोरेज है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, पॉलीहाइड्रोमिनस है, फीटल मेलमॉर्फेशन है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जिसको शॉर्ट में लोग P1 कहते हैं। ठीक है, अगला क्या हमारा प्लासेंटल मेलमॉर्फेशन है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लेस फीटल मूवमेंट। तो इस कंडीशन में जो हम लोग न्यूनेटल रिसस्टिट्यूशन बेबी को देंगे। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रापार्टम फैक्टर्स की। तो इंट्रापार्टम क्या होता है, याद रखिएगा, जब हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को या वुमेन को जब लेबर स्टार्ट होता है और डिलीवरी तक का जो समय है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस टाइमिंग को क्या कहते हैं, हम लोग इंट्रापार्टम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंट्रापार्टम फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला हमारा फीटल डिस्ट्रेस, जिसमें आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया हो गया, इरेगुलर FSH हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा ब्रीच डिलीवरी हो गया, प्रीमेच्योर लेबर हो गया, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर की जो सेकंड स्टेज है अगर वो लंबा खिंच जाता है, ठीक, तो उस कंडीशन में भी हम NR देंगे। चलिए अगला क्या हमारा यूज़ ऑफ जनरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान अगर हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, इमरजेंसी के केस में जब हम सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्या हमारा मिकोनियम स्टेनिंग। देखिए मिकोनियम स्टेनिंग क्या होता है, जब बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड में मिकोनियम इंटर कर जाए और ये मिकोनियम जो है क्या करे, बेबी के माउथ के थ्रू इंटर हो जाए शरीर के अंदर, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मिकोनियम स्टेनिंग कहते हैं। राइट, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में, एवर प्रॉब्लम्स में नॉट शो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। कह रहा है कि जन्म के बाद तुरंत ही जो भी ये रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं तुरंत जो है बेबी में शो नहीं होंगे, इसीलिए जो है सो दे नीड केयरफुल मॉनिटरिंग फॉर फर्स्ट 20 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स। तो इसीलिए जो है पहले 24 घंटे तक हम जो है बेबी की मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, क्या कोई ऐसे साइन रिस्क फैक्टर्स तो नहीं उसमें जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं या शो हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं न्यूनेटल रिसस्टिट्यूशन के स्टेप्स की, कौन कौन से इसमें स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। तो याद रखिएगा, स्टेप्स ऑफ न्यूनेटल रिसस्टिट्यूशन परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ TABC। ठीक है, ये आपको निमोनिक याद रखना है। TABC के अकॉर्डिंग जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेप्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एडल्ट के अगर केस में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे, सर्कुलेशन को दोगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो जो भी हम स्टेप्स बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो वो TABC के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, T फॉर टेम्परेचर होता है, A फॉर एयरवेज,
B फॉर ब्रीथिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन, राइट। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन एट बर्थ। बर्थ के समय कौन कौन से प्रश्न उठने चाहिए। तो सबसे पहले हम बेबी को देखेंगे कि बेबी क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रो रहा है कि नहीं रो रहा है, या चिल्ला रहा है कि नहीं चिल्ला रहा है, ठीक है। टोन देखा जाता है, मसल्स पे टेंशन देखी जाती है, ठीक है। टर्म देखा जाता है, प्री टर्म और फुल टर्म देखा जाता है। प्री टर्म से मतलब बेबी जो है अपने जन्म अपने समय से पहले उसका जन्म हो गया हो तो उसको हम प्री टर्म कहते हैं। फुल टर्म क्या होता है, अपने समय से पूर्ण होने के बाद में अगर बेबी का जन्म हुआ तो उसको हम फुल टर्म कहते हैं, राइट। चलिए कलर क्या हम देखते हैं, पिंक का कलर है कि साइनोसिस कलर है। साइनोसिस में कौन सा हो जाता है, पर्पल कलर का, ठीक है। उसके हम ब्रीथिंग पैटर्न चेक करते हैं, राइट। चलिए इफ़ बेबी इज़ क्राइंग, अगर बेबी जो है चिल्ला रहा है, ठीक है, या रो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेबी को ड्राई करते हैं और मदर के पास जो है उसको छोड़ देते हैं या मदर को दे देते हैं, और मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगी, राइट। चलिए वेल टू स्टार्ट रिसस्टिटेशन। अब हम देखते हैं कि हमें जो है एनआर कब स्टार्ट करना है। तो याद रखिए कब स्टार्ट करेंगे, जब बेबी जो है क्राइंग नहीं कर रहा है, रो नहीं रहा है या चिल्ला नहीं रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन को करते हैं। तो सबसे पहले हम TABC के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टेम्परेचर आएगा, तो हम टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर में क्या करेंगे, बेबी को जो है ड्राई करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो भी वेट लिनन है उसको रिमूव करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो प्री वार्म क्लॉथिंग या टॉवल है, पहले से जो गर्म कपड़े या टॉवल है, तो उसको क्या हम करेंगे, बेबी को चारों उसको लपेट देंगे, उसकी होल बॉडी को जो है हम लोग लपेट देते हैं, यहाँ तक कि उसके सर को भी लपेट देंगे, ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, राइट। चलिए यूजिंग ए रेडिएंट हीट सोर्स टू कीप द बेबी वार्म। अब हम क्या करेंगे, रेडिएंट हीट सोर्स का हम यूज़ करेंगे, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा रेडिएंट हीट सोर्स है। तो उसका काम क्या होता है, बेबी को ये गर्म बनाए रखता है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा एयरवे, ठीक है। तो पोजीशन द एयरवे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयरवे को पोजीशन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो एरिया होगा वो हमारा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है बेबी ब्रीथिंग लेने में उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्निफिंग पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और स्निफिंग पोजीशन कब दी जाती है, याद रखिएगा, बेबी के हेड के नीचे जो है हम लोग कोई तकिया के या कोई पिलो रख देंगे, उसके शोल्डर के नीचे जो है टॉवल का रोल बना के रख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि उसको हेड को जो है थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और याद रखिएगा, आप कैसे पहचानेंगे कि उसकी ट्रैकिया जो है स्ट्रेट हो गई, तो याद रखिएगा जो क्लैविकल बोन होती है बेबी की और जो आपका ईयर पिन्ना लोब होता है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है तो समझ जाइए कि वहाँ पे ट्रैकिया जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग बेबी के एयरवे को पोजीशन देते हैं, क्लियर है। इसी को हम क्या कहेंगे, स्निफिंग पोजीशन कहते हैं, राइट। चलिए अगला क्या है हमारा, रिमूव सिक्रेशन। अब हम क्या करेंगे, बेबी के सिक्रेशन को रिमूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा सिक्रेशन जो है हम लोग माउथ में करते हैं, ठीक। इसके बाद जो है नोज़ में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम ये सिक्रेशन करते हैं तो क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा सिक्रेशन इसलिए किया जाता है कि बेबी जो है उसको एस्पायर ना कर ले, ठीक है, उसको निगल ना ले। तो याद रखिएगा इसीलिए जो हम लोग रिमूव सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ़ मेकोनियम इज प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको सक्शन किसके द्वारा करोगे, ET ट्यूब, ठीक है, यानी कि इंडोट्रैकियल ट्यूब के द्वारा करोगे, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा इंडोट्रैकियल ट्यूब है, राइट। चलिए अब हम देखेंगे ब्रीथिंग, ठीक है। तो स्टिमुलेटिंग या इनिशिएटिंग द ब्रीथिंग बाय टैक्टाइल स्टिमुलेशन, ठीक है। बेबी में जो है हम लोग ब्रीथ को स्टिमुलेट करने के लिए या इनिशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टैक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे, ठीक है। टैक्टाइल स्टिमुलेशन कैसे दिया जाता है, डन बाय फ्लिकिंग ऑन टॉय या जेंटली रबिंग बैक विद कॉटन, ठीक है। यानी कि बेबी के जो सोल होता है, पैर का जो सोल तलवा जो होता है, उसको हम क्या करेंगे, फ्लिक करेंगे, ठीक है। अंगूठे से फ्लिक करेंगे या अपनी हथेली से जो है थपथपाएंगे, ठीक है। या आप क्या करोगे, उसकी पिठी को जो है जेंटली रब करना है विद द हेल्प ऑफ कॉटन से, राइट। चलिए इफ़ स्टिल नॉट क्राइंग, अगर बेबी अभी भी जो है क्राइंग नहीं कर रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसेस हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेबी के हार्ट रेट का मूल्यांकन करेंगे, एसेस करेंगे, या उसके रेस्पिरेटरी रेट को एसेस करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा नॉर्मल बेबी का जो हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट कितनी होती है, 120 से 160 बीट पर मिनट होती है, राइट। चलिए सपोज मान लीजिए कि अगर अभी आपने हार्ट रेट को मूल्यांकन किया, एसेस किया, और हार्ट रेट जो है वो 100 बीट पर मिनट से कम है, और बेबी जो है सांस लेने में बहुत उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और क्या है, सेंट्रल साइनोसिस है, तो क्या करेंगे आप, उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करते हैं उसको कौन कौन सी विधियाँ होती है, तो सबसे पहला क्या हमारा बाई ऑक्सीजन हुड, ठीक है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन हुड के द्वारा जो इसको ऑक्सीजन देंगे, देखिए ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन हुड है।
दूसरा क्या हमारा नेसल फ्रॉन्स के द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इन प्री टर्म बेबी कौन से होते हैं, जो अपने समय से पहले बेबी जो है डिलीवर हो जाते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। जैसे कि 32 वीक से जो पहले पैदा होंगे उनको हम प्री टर्म बेबीज़ कहेंगे, ठीक है। तो इन प्री टर्म बेबीज देयर इज ए कोलैप्स एलुलाई, सो वी हैव टू गिव CPAP, ठीक है। याद रखिएगा जो 32 वीक से जो पहले बच्चे पैदा होते हैं उनके लंग्स की एलुलाई के चारों ओर जो है एक विशेष प्रकार के सर्फेक्टेंट केमिकल होता है, उसकी कमी होती है, ठीक है। जब कमी होती है तो क्या होता है कि जो हमारी एल्वुलाई हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम बेबी को क्या देंगे, CPAP देंगे, ठीक है। CPAP क्या होता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये मशीन क्या है हमारी, CPAP है, ठीक है। चलिए, इसका काम क्या होता है, इट कीप्स योर एयरवेज ओपन वाइल यू स्लीप। ये काम क्या करता है, जब आप सो भी रहे हो तो भी यह मशीन जो है अपने आप काम करती रहती है, आपके अंदर जो है ऑक्सीजन जाती रहेगी, ठीक है। इफ़ बेबी इज़ नॉट ब्रीथिंग, अभी आपने देखा कि जो भी मैंने अभी आपको इक्विपमेंट्स बताए थे उसके कारण भी अगर बेबी जो है सांस नहीं ले रहा है, ठीक है, ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, तो अब हम क्या देंगे, बेबी को मैनुअल ब्रीथिंग देंगे, ठीक है। और मैनुअल ब्रीथिंग याद रखिएगा PPV द्वारा दिया जाता है, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के थ्रू, ठीक है, जिसमें आपके ET ट्यूब आ जाता है या बैग एंड मास्क वेंटिलेशन आ जाता है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में BMV भी कहते हैं, राइट। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये कि हमारा BMV है, ठीक है, बैग मास्क वेंटिलेशन है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के बारे में। तो याद रखिएगा ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एयर जो है वो डिलीवर्ड किया जाता है थ्रू ए सील्ड मास्क, ठीक है। सील्ड मास्क के द्वारा जो हम लोग डिलीवर करते हैं एयर को, ठीक है। अच्छा, बैग का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 240 से लेकर 750 ml जो है इसका वॉल्यूम होना चाहिए। अगर हम एवरेज बात करते हैं तो 500 ml होता है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट में आप कितना ब्रीथ दोगे BMV के द्वारा, तो याद रखिएगा 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट देना है, ठीक है। चलिए, BMV इज एब्सोल्यूटेड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कंजेनिटल डायफार्मेटिक हर्निया, ठीक है। याद रखिएगा BMV जो होता है हम उस केस में बेबी को नहीं देंगे अगर बेबी जो है सीरियस से ग्रसित है, यानी कि कंजेनिटल डायफार्मेटिक हर्निया से ग्रसित है। इसमें क्या होता है, डायफ्राम जो होता है बेबी का, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये डायफ्राम है। डायफ्राम में जब एक पोर हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारा बॉबल होता है वो लेफ्ट साइड जो है सिचुएटेड हो जाता है, स्थित हो जाता है, ठीक है। और जो लेफ्ट लंग होगा वो स्मॉल हो जाता है, ठीक। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कंजेनाइटल डायफार्मेटिक हार्निया कहते हैं, जिसको शॉर्ट में लोग CDS कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप BMV बिल्कुल भी नहीं देंगे, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ET ट्यूब, यानी कि इंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कैसा होता है, इन्वेसिव वेंटिलेशन होता है, यानी कि एयर इज डिलीवर्ड वाया ए ट्यूब, ठीक है। ट्यूब के द्वारा जो है हम लोग एयर को डिलीवर करते हैं। इज इंसर्टेड इनटू द विंड पाइप, और कहाँ इसको इंसर्ट कराते हैं हम लोग, विंड पाइप में, किसकी सहायता से, लैरिंजोस्कोप की हेल्प से, क्लियर है। चलिए, ये दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक होता है हमारा कफ्ड, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए ये कफ्ड है हमारा। दूसरा क्या होता है हमारा, नॉन कफ्ड होता है, ठीक है। अच्छा, जो कफ्ट होगा याद रखिएगा बेबी के केस में हम कभी भी कफ्ट ET ट्यूब का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेक्रोसिस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम अनकफ्ट की बात करते हैं तो ये हमेशा इसको बेबी में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग साइज़ की। तो ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय इंटरनल डायमीटर, ठीक है। इसको साइज़, अगर हम ET ट्यूब के साइज़ के बारे में बात करते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल डायमीटर को देख कर कैलकुलेट किया जाता है। देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और एक ही सर्कल है, ठीक है। बाहर क्या है इसकी, ये मोटाई है पूरी, ठीक है, मोटाई है। तो इंटरनल क्या होगा, ये अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला हम डायमीटर को नापेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हमारे बेबी का वजन 1 किलोग्राम से कम है, ठीक है, तो उस केस में 2.5 मिलीमीटर डायमीटर का यूज़ हम लोग करेंगे ET ट्यूब का। यदि हमारा बेबी 1 से 2 किलोग्राम का है तो उस समय इंटरनल डायमीटर कितना होना चाहिए, 3 मिलीमीटर का है। यदि 2 किलोग्राम से कम है तो 3.5 मिलीमीटर का डायमीटर होना चाहिए इंटरनल, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ET ट्यूब के लेंथ के बारे में। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ET ट्यूब साइज इंटू 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी इंटरनल डायमीटर का जो साइज़ था उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में बन जाएगा, ठीक है। चलिए, लैरिंजोस्कोप फॉर न्यूबॉर्न बेबी शुड बी स्ट्रेट ब्लेड नॉट ए कार्व्ड। याद रखिएगा, हमें मालूम है कि अभी मैंने आपको बताया था लैरिंजोस्कोप की सहायता से ही जो हम लोग ET ट्यूब को बेबी में इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे हम लोग लैरिंजोस्कोप लेंगे वो कैसा होना चाहिए,
स्ट्रेट ब्लेड होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फिगर में भी देख रहे हैं, लेफ्ट साइड देख रहे हैं वो उसका ब्लेड कैसा है, कर्व है, ठीक है। जबकि राइट साइड आप देख रहे हैं जो फिगर, उसका ब्लेड कैसा है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो हमें कैसा ब्लेड यूज़ करना है, यहाँ पे स्ट्रेट ब्लेड यूज़ करना है, राइट। अब हम ब्लेड के साइज़ की बात करते हैं तो याद रखिएगा जीरो साइज़ हम लोग किस में यूज़ करेंगे, प्री टर्म बेबी के लिए यूज़ करेंगे, और जो वन साइज़ होगा वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, टर्म बेबी के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आफ्टर पीपीवी अब हमने क्या किया कि देखा हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हमने बेबी को दिया, ठीक है, परफॉर्म किया। नाउ वी चेक अ सर्कुलेशन। अब हम पीपीवी देने के बाद में क्या चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे, ठीक है। सपोज हार्ट रेट इज़ लेस देन 60, हार्ट रेट हमारा 60 से कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देन स्टार्ट टू चेस्ट कंप्रेशन। अब जो है हम लोग चेस्ट कंप्रेशन को देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चेस्ट कंप्रेशन कैसे दिया जाता है, 2 फिंगर कंप्रेशन, इसको याद रखिएगा। चेस्ट कंप्रेशन को हम 2 फिंगर कंप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा 2 पर्सन परफॉर्म दिस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन सर्कल बेबी चेस्ट विथ 2 थम्स, यानी कहने का मतलब क्या है, बेबी को अपने दोनों हथेलियों से कवर कर लेते हैं और अंगूठे को जो है स्टर्नम के बिल्कुल जस्ट, दोनों अंगूठों को स्टर्नम के जस्ट बिल्कुल बीच में रखते हैं, ठीक है। और वेंटिलेशन बेबी को देते हैं, ठीक है। 100% ऑक्सीजन दिया जाता है, याद रखिएगा। इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने कंप्रेशन होने चाहिए, 90 कंप्रेशन होना चाहिए, और वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, 30 वेंटिलेशन होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है इसको, ठीक है। अगर हम वही बात रेशियो की बात करते हैं तो कितना रेशियो हो जाएगा, 3:1, ठीक है। देखिए 30 1 जा 30 और 30 3 जा 90, तो कितना रेशियो हो गया हमारा, 3:1 रेशियो हो गया, राइट। चलिए नो रिस्पॉन्स मीन्स हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट। अगर 60 बीट पर मिनट से हार्ट रेट हमारा कम है, ठीक है, बेबी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, आप ड्रग्स देना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा ड्रग क्या होगा, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, ठीक है। इसको हम लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 1:10,000। डोज कितना हम देंगे, 0.1 से 0.3 ml पर kg या 0.01 से 0.03 मिलीग्राम पर केजी देंगे, ठीक है। रूट क्या होना चाहिए हमारा, अम्बिलिकल वेनस रूट, ठीक है, या आईटी रूट होना चाहिए। आईटी में ना इंट्रा ट्रैकियल रूट, ठीक है। चलिए मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं कैसे ये काम करता है, तो याद रखिएगा मेक्स योर हार्ट बीट फास्टर। ये जो दवा होती है, याद रखिएगा ड्रग जो होती है, आपके हार्ट बीट को तेजी कर देता है, एंड योर लंग्स ब्रीथ मोर इफिशियंटली, और आपका जो लंग है वो उसको इफिशियंट बना देता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथ कर सके हमारा बेबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हम यूज़ करेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंडर, जैसे कि हम नॉर्मल सेलाइन या रिंगर सिलेक्टेड का यूज़ इसमें करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग यूज़ किसमें करेंगे, टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करेंगे। डोज आप कितना दोगे, तो याद रखिएगा 4 to 12 ml। रूट क्या होना चाहिए इसका, आईवी रूट होना चाहिए, राइट। चलिए अगले ड्रग की हम बात करते हैं, नैलोजोल, ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्रग है। नैलोजोल ए ड्रग दैट काउंटर्स द इफेक्ट ऑफ ऑपोइड्स, ठीक है। याद रखिएगा ये ऑपोइड्स के इफेक्ट को काउंटर करता है, उसका विरोध करता है या उसको रोकता है, ठीक है। कैन बी गिवन टू द न्यू बॉर्न बेबी, हम किसको देंगे, न्यू बॉर्न बेबी को देंगे, टू ट्राई टू प्रिवेंट और ट्रीट प्रॉब्लम विद ब्रीथिंग, ठीक है। यानी कि ऐसे बेबी को हम देंगे जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, राइट। चलिए डोज की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा 0.25 ml पर केजी या 0.1 नैनोग्राम पर केजी, ठीक है। रूट क्या होना चाहिए, आईवी, या आईवी हम दे सकते हैं इसको, एससी भी दे सकते हैं या आईटी भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या हमारा ड्रग है, डोपामाइन, ठीक है। डोपामाइन का काम क्या होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करेगा, ठीक है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, एंड पेरिफेरल परफ्यूजन इन न्यूनेट्स, ठीक है। पेरिफेरल परफ्यूजन से मतलब क्या है, जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या है, ब्लड की सप्लाई को ये तेजी करता है, ठीक है। चारों ओर जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे हार्ट के चारों ओर, उनको जो है ब्लड सप्लाई जो है पूर्ण रूप से करेगा, ठीक है, कंप्लीटली करता है, विद शॉक एंड कार्डियक फेलियर, ठीक है। क्या है, ऐसे करने से क्या होगा कि जो बेबी के अंदर जो शॉक होता है या कार्डियक फेलियर होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं रूट की, तो याद रखिएगा 520 माइक्रोग्राम पर केजी प्रति मिनट, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में बेबी के वेट के अनुसार हम 520 माइक्रोग्राम ड्रग देंगे डोपामाइन, ठीक है। रूट कैसा होना चाहिए, आईवी रूट होना चाहिए, राइट।
आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह से पसंद आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।